नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे बिल्कुल अलग अंदाज में। राधा स्वामी सत्संग हॉल कोविड केयर सेंटर के मामले में बड़ी खबर। कोविड केयर सेंटर मरीजों के लिए तैयार हुआ, हालांकि अभी मरीजों का पहुंचना यहां शुरू नहीं हुआ। संभवतः कल से मरीजों का यहां आना भी शुरू हो जाएगा। 10 लाख वर्ग फीट में ये फैला हुआ है और बता दें यहाँ 5000 से 8000 तक बेड लगाए जा सकते हैं। इसकी क्षमता यहाँ मौजूद है। अभी 500 बेड से इसकी शुरुआत की गई। सेंटर को विकसित करने और इसके संचालन के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई। राज्य सरकार ने जेडीए को इसका नोडल एजेंसी बनाया है। तो प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक बड़ा कोविड केयर सेंटर अब पूरी तरह से मरीजों के लिए तैयार हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राधा स्वामी सत्संग हॉल से जुड़ी हुई। और यहाँ पर अभी मरीजों का पहुंचना हालांकि शुरू नहीं हुआ। संभवतः कल से मरीजों का यहाँ पहुंचना, यहाँ आना शुरू हो जाएगा। 10 लाख वर्ग फीट में ये सेंटर फैला हुआ है। यहाँ 5000 से 8000 तक बेड लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी 500 बेड के साथ इसकी शुरुआत की गई। सेंटर को विकसित करने के लिए इसके संचालन के लिए नोडल एजेंसी भी बनाई गई। राज्य सरकार ने जेडीए को नोडल एजेंसी बनाया है और सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए पूरी तरह से कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है। कब इसकी शुरुआत की जाएगी और निश्चित तौर पर यह मान लिया जाए कि कल से मरीजों का आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से शहर में और शहर और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो है निजी हो या सरकारी अस्पताल, वहां पर जिस तरह से बेड की संख्या कम होती जा रही है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने दूरदर्शी फैसला करते हुए इस स्टेट कोविड सेंटर को बनाने का फैसला किया था और ये जिम्मेदारी जेडीए को दी थी। जेडीए नोडल एजेंसी है। जेडीए के अलावा इसमें जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की ओर से भी सहयोग किया जा रहा है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ का इसमें अहम रोल है, क्योंकि इस कोविड केयर सेंटर के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, जो एक्सपर्ट्स है, वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ही लगाए जाएंगे और ये संभवतः पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आज शाम या कल से यहाँ पे मरीजों का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कितने जो मौजूदा अस्पताल है, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर किस तरह से जो है ओवरफ्लो हो चुके हैं, तो वहाँ पे इससे मरीजों को यहाँ पे लाया जा सकता है। तो इसलिए इस आवश्यकता को देखते हुए बनाया गया है और अभी 500 से इसकी शुरुआत की गई है। जैसे ही इसमें जरूरत पड़ेगी तो 500 करके इसको बढ़ाया जा सकेगा। अभी 500 बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी बात ज्योति इसमें ये भी है कि इस कोविड केयर सेंटर के विकसित करने में दानदाता भी बढ़े चढ़कर भाग ले रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा फोल्डिंग पलंग दानदाताओं की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा कार्डबोर्ड वाले जो पलंग हैं वो भी दानदाता दे रहे हैं। जेडीए ने खुद 500 ऐसे पलंग का ऑर्डर दिया है और उनके आने के बाद 500 का और ऑर्डर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और एक्सपर्ट भी दावा कर रहे हैं कि ये जो कोरोना का जो पीक है ये जून तक जो है चलेगा। तो इस लिहाज से किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, लोगों को इलाज मिल सके, इसलिए इस कोविड केयर सेंटर को विकसित किया गया है। और यहाँ खास बात यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और अन्य जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी उपलब्धता भी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिल्कुल अभिषेक, देखिए बाकी राज्यों में अभी जो कोरोना की स्थिति है, हालांकि राजस्थान में अभी उन राज्यों के मुकाबले बेहद कम केस यहाँ पर है, लेकिन स्थिति चूंकि मई जून में बेहद खराब हो सकती है, ऐसे में पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना संक्रमण के बीच थम जाएगी जीवन वाहिनी। 26 अप्रैल से प्रदेश 108 एम्बुलेंस सेवा बंद करने का ऐलान किया गया। बिना ईएमटी यानी नर्सिंग कर्मी और कंडम एम्बुलेंस नहीं चलाने की मांग है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी जानकारी दी है। राजस्थान में अभी 741 एम्बुलेंस संचालित हैं। 8 महीने से करीब 900 से 950 ईएमटी यहाँ नहीं है। करीब 421 एम्बुलेंस कंडम स्थिति में है और ऑक्सीजन सिस्टम और अन्य जीवन रक्षक उपकरण भी मौजूद नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच जीवन वाहिनी की रफ्तार अब थम जाएगी। जी हां, आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ये खबर चिंता का एक विषय भी है, क्योंकि 26 अप्रैल से प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा बंद करने का ऐलान किया गया। बिना ईएमटी और कंडम एम्बुलेंस नहीं चलाने की मांग उठाई गई। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लेकर जानकारी दी है। राजस्थान में 741 एम्बुलेंस संचालित हैं। 8 महीने से करीब 900 से 950 ईएमटी यहां मौजूद नहीं है और करीब 421 एम्बुलेंस कंडम स्थिति में है।
ऑक्सीजन सिस्टम और साथ ही अन्य जीवन रक्षक उपकरण भी यहाँ मौजूद नहीं है। और ऐसे में ये फैसला लिया गया है, वो भी इस महामारी के समय में, जो कि एक चिंता का विषय है। कोरोना संक्रमण के बीच अब जीवन वाहिनी की रफ्तार थम जाएगी। तो कोरोना संक्रमण के बीच थम जाएगी जीवन वाहिनी। बता दें, करीब 421 एम्बुलेंस कंडम स्थिति में मौजूद हैं और ऑक्सीजन सिस्टम और अन्य जीवन रक्षक उपकरण भी मौजूद नहीं है। और इसकी जानकारी दी है राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने। और जानकारी देते हुए कहा है कि अब इस सेवा को बंद किया जाएगा। तो 26 अप्रैल से प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा बंद करने का ऐलान किया गया। बिना ईएमटी और कंडम एम्बुलेंस नहीं चलाने की मांग उठाई गई है। सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए, कोरोना लगातार पैर पसारते ही जा रहा है। ऐसे में अगर जीवन वाहिनी को बंद कर दिया जाएगा तो बड़ी आफत आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर जो पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है, उस बीच जो एम्बुलेंस कर्मचारी है, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी जो है, उन्होंने आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। इस बार हमेशा हर बार वो जो आंदोलन उतरता था वेतनमान को लेकर उतरता, नहीं, इस बार जो आंदोलन की स्थिति है वो उतरी है कि जो 108 एम्बुलेंस की कंडम स्थिति है उसको लेकर के, और कम से कम 900 के आसपास जो एम्बुलेंस है उसके अंदर नर्सिंग कर्मी नहीं है। ऐसे में जो, और 421 एम्बुलेंस है जो कंडम स्थिति में, तो ऐसे में जो एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि हम पेशेंटों की जान नहीं बचा पाएंगे ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि जब नर्सिंग स्टाफ में मौजूद नहीं होगा तो हम कैसे काम कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर के उन्होंने आंदोलन की राह करी है। जो राजस्थान एम्बुलेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि कुल जो एम्बुलेंस है उसमें स्टाफ जो है वो न के बराबर है, एम्बुलेंस कर्मचारी जो है वो भी न के बराबर है, इसीलिए वो आंदोलन की राह पर उतरे हैं। जी, जानना चाहेंगे विकास की नर्सिंग कर्मी आंदोलन पर उतरे हैं, लेकिन उनकी मांगे क्या क्या हैं, और वो भी इस महामारी में उन्हें आंदोलन करना पड़ा, ऐसी क्या मांगे हैं? देखिए, एम्बुलेंस कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो यही है कि जो 108 एम्बुलेंस है वो कंडम स्थिति में है 421 के आसपास, तो उनको सबको सही कराया जाए। ऑक्सीजन सिस्टम, जो जीवन रक्षक के उपकरण है वो सही कराया जाए। साथ में जो वहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर कर्मचारी है, नर्सिंग कर्मचारी होने चाहिए थे, वो लगाए जाए, तभी जाकर एम्बुलेंस जो है संचालन कर सकते हैं। अन्यथा जो मरीजों को शिफ्टिंग की जाती है उससे वक्त मरीजों को कई दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। विकास, इस पर राज्य सरकार क्या रुख है? चूंकि देखिए, अगर एम्बुलेंस में कंडम स्थिति है और ऑक्सीजन सिस्टम और अन्य जीवन रक्षक उपकरण उसमें मौजूद नहीं है, अगर ऐसी बदहाली की व्यवस्था है तो कैसे इस महामारी से निपटा जाएगा? ऐसे में राज्य सरकार का इसको लेकर क्या रुख है, क्या रवैया है? देखिए, सरकार इस पूरे मामले में पहले से गंभीर है। पहले जब वेतनमान की बात को लेकर आंदोलन हुआ तब भी सरकार ने इसे वार्ता की थी, और अब एक बार फिर से इनसे दोबारा में वार्ता होगी। इनसे पूछा जाएगा आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या फील्ड में इश्यू आ रहे हैं, और उसके बाद में संभवतः उसका समाधान में निकाला जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से आंदोलन की राह की बात कही है, जिस तरह से आंदोलन का ऐलान किया है, वो सभी के लिए चिंता वाली बात है। जी विकास, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना संक्रमण के बीच अब जीवन वाहिनी की रफ्तार थम जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की अपील। कहा, आज राजस्थान में हर छठा सैंपल कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। हालात इतने भयावह हो चले हैं कि पिछले 10 दिनों में संक्रमण की दर 3 गुना बढ़ चुकी है। इस हर्ष का विषय ये है कि प्रदेश में रिकवरी मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। देर से ही सही, लेकिन लोग पहले से अधिक सतर्क हुए हैं। फोन कॉल हो या फिर कोई भी अन्य सोशल मीडिया माध्यम हो, हर जगह प्लाज्मा और डोनर्स के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। ऐसे में मेरा सभी से निवेदन है कि यदि आप एक कोविड रिकवर्ड पेशेंट हैं तो पिछले 90 दिनों में आप कोरोना से ठीक हुए हैं तो आपके करीबी ब्लड बैंक जाकर प्लाज्मा दान अवश्य करें। अगर आप सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं तो #प्लाज्मा डोनर आगे अपना शहर का नाम मेंशन करें और इस पोस्ट को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कठिन दौर में आपकी ये छोटी सी पहल किसी की जिंदगी बचा सकती है। और चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सीएम केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है।
तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। दिल्ली में 1 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और कहा कि ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, जिसके चलते अस्पतालों में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है, लेकिन बावजूद इसके सही समय पर वो दिल्ली को केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रही। और ऐसे में इस आपदा की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ा दिया। शहरों के विकास से जुड़े विभाग में कानून कायदे के नए अफसर, इन अफसरों को लेकर विभाग के गलियारों में खासी चर्चा है। अधिकतर फाइलों में इनके नेगेटिव रिमार्क को लेकर चर्चा है। अधिकतर फाइलों में निकालते हैं कोई ना कोई कमी और कर देते हैं नेगेटिव रिमार्क। इस मामले में खुद अफसर अक्सर देते हैं तर्क। नियम कायदों की पालना से हो काम, ये उनकी ड्यूटी है और उनका काम इसी दृष्टि से फाइलों की जांच करना है। तो शहर के विकास से जुड़े विभाग में कानून कायदे के नए अफसर और लगातार नेगेटिव रिमार्क दिए जाते हैं अधिकतर फाइलों की जांच करते समय, और इन अफसर को लेकर विभाग के गलियारों में खासी चर्चा रहती है। अधिकतर फाइलों में इनके नेगेटिव रिमार्क को लेकर चर्चाओं का दौर बना रहता है। अधिकतर फाइलों में ये कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती निकाल कर देते हैं नेगेटिव रिमार्क। इस मामले में खुद अफसर अक्सर देते हैं तर्क और नियम कायदों की पालना से हो काम, ये उनकी ड्यूटी है और उनका काम इसी दृष्टि से फाइलों की जांच करना है। आखिर किसने ली पेशगी की रकम? विधायक संयम लोढ़ा ने आज पेशगी का जिक्र किया है। पिछले साल हुए सियासी संकट का ये वाकया है। तब पायलट सहित कुछ कांग्रेसी विधायक हुए थे बागी। एक बार फिर से लोढ़ा के ट्वीट के चलते ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने का काम किया है। लेकिन इस बीच चल पड़ी आज कांग्रेस के हलकों में चर्चा। आखिर किसने ली थी पेशगी की रकम? अगर रकम वापस नहीं ली तो आखिर कहाँ है रकम? तो आखिर किसने ली पेशगी की रकम और किसने ली पेशगी की रकम? ये यहाँ चर्चाओं का दौर एक बार फिर से लोढ़ा के ट्वीट के बाद शुरू हो गया। तो बता दें, ये वाकया तब का है जब कांग्रेस में सियासी संकट आन पड़ा था। तब पायलट सहित कुछ कांग्रेसी विधायक बागी हुए थे और अब एक बार फिर से लोढ़ा के ट्वीट के बाद इस ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने का काम किया है। लेकिन इस बीच चल पड़ी आज कांग्रेस के हलकों में चर्चा। आखिर किसने ली थी पेशगी की रकम और अगर रकम वापस नहीं ली तो आखिर कहाँ है ये रकम? कोविड में कमाई का खेल। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर गठित टीम की छापामार कार्रवाई में खुलासा। एडीसी दिनेश तनेजा के निर्देशन में डीसीओ कोमल रूपचंदानी, मनीष मोदी की कार्रवाई। फिल्म कॉलोनी में अजय सर्जिकल, शांतिनाथ सर्जिकल, कामदार सर्जिकल, शर्मा मेडिकल स्टोर पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि कोविड मरीजों के उपयोगी उपकरणों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी है। प्लस ऑक्सीमीटर में 40%, थर्मामीटर में 100%, नेबुलाइजर में 40%, मास्क के दामों में 60% तक की सामने बढ़ोतरी आई है। ऐसे में अब टीम ने रिपोर्ट बनाकर उच्च स्तर पर भेजकर ये कार्रवाई की है ताकि आगे जांच पड़ताल हो और उचित कार्रवाई की जा सके।
तो कोविड के इस काल में कमाई का खेल भी जारी है। और आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक टीम गठित की और जिसके छापेमार कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ। एडीसी दिनेश तनेजा के निर्देशन में डीसीओ कोमल रूपचंदानी, मनीष मोदी की ये कार्रवाई। फिल्म कॉलोनी में अजय सर्जिकल, शांतिनाथ सर्जिकल, कामदार सर्जिकल, शर्मा मेडिकल स्टोर पर जांच की गई और जांच में पाया कि कोविड मरीजों के उपयोगी उपकरणों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। प्लस ऑक्सीमीटर में 40%, थर्मामीटर में 100%, नेबुलाइजर में 40% और मास्क के दामों में 60% तक की बढ़ोतरी सामने आई। एसएमएफ टीम ने रिपोर्ट बनाकर उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से न्यूज ब्लास्ट में आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। साहब तो विदा हो गए लेकिन उनके सलाहकार का नहीं छूट रहा मोह। इनकी कोशिश है कि जैसे तैसे नए साहब के साथ भी जम जाए और इसीलिए ये साहब के एक माथद से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इंजीनियर से रिटायर ये महोदय नियम कायदों के अच्छे जानकार हैं। वे शहरी विकास से जुड़े मामलों में अच्छी पकड़ रखते हैं। इनकी इसी खूबी के चलते ये पुराने साहब के खास थे और पुराने साहब जिस जिले में जब कलेक्टर थे ये महोदय तब वहीं के एक यूआईटी में तैनात थे। साहब विदा हो गए लेकिन सलाहकार का मोह नहीं छूट रहा और इसी के चलते अब दोबारा से नए अधिकारी के करीबी बनते जा रहे हैं। जी हाँ, साहब विदा हो गए लेकिन उनके सलाहकार का मोह नहीं छूटा। इनकी कोशिश है कि जैसे तैसे नए साहब के साथ भी जम जाए और इसीलिए ये साहब के एक माथद से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग से रिटायर ये महोदय नियम कायदों के अच्छे जानकार भी हैं। शहरी विकास से जुड़े मामलों में अच्छी पकड़ भी रखते हैं और इनकी इसी खूबी के चलते ये पुराने साहब के बेहद खास थे। पुराने साहब जिस जिले में जब कलेक्टर हुआ करते थे ये महोदय तब वहीं की एक यूआईटी में तैनात थे। मुखिया खुद लिख चुके हैं पत्र लेकिन अलवर में नहीं मान रहे माननीय। राजगढ़ में विधायक ने किया ओपीडी भवन का भूमि पूजन। 81 लोग यहां मौके पर मौजूद रहे, अधिकारियों ने इसे अनदेखा किया। खुद विधायक जौहरीलाल मीणा मास्क के बिना यहां नजर आए। तहसीलदार, नगरपालिका ईओ, एसआई मौके पर मौजूद थे। न किसी को भीड़ दिखी, न किसी का चालान कटा। क्या विधायक के दबाव में एसडीएम ने इस कार्यक्रम में किसी को नहीं रोका? क्या इस तरह के नेताओं की राजनीति चमकेगी? चूंकि कोरोना काल चल रहा है, सवाल यहाँ ये इसलिए उठता है कि जब आम जनता को मना किया जाता है कि वो सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन ना करें, तो ऐसे में कोरोना काल में भूमि पूजन करके, लोकार्पण करके क्या इन नेताओं की राजनीति चमकेगी? तो अलवर में माननीय नहीं मान रहे। राजगढ़ में विधायक ने ओपीडी भवन का भूमि पूजन किया और 81 लोग मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने इसे देखकर भी अनदेखा किया। खुद विधायक जौहरीलाल मीणा मास्क उतारे हुए नजर आए। तहसीलदार, नगरपालिका ईओ, एसआई मौके पर मौजूद थे लेकिन बावजूद उसके न किसी को भीड़ दिखी और न ही किसी का चालान काटा गया। तो सवाल यहाँ इसलिए उठता है कि क्या विधायक के दबाव में एसडीएम ने इस कार्यक्रम में किसी को नहीं रोका? क्या इस तरह से राजनेताओं की राजनीति चमकेगी? कोरोना ने सूने किए सिविल लाइंस के गलियारे। वीरान नजर आ रहे हैं इन दिनों मंत्रियों के बंगले। बंगलों के दरवाजों पर लगे कोरोना बचाव के पोस्टर। दरअसल अधिकांश मंत्रियों के साथ एक जैसी स्थिति है। कहीं मंत्री पॉजिटिव तो किसी मंत्री का स्टाफ पॉजिटिव। कुछ मंत्रियों के परिजन भी पॉजिटिव आए हैं। अब कार्यकर्ता भी नजर नहीं आते हैं मंत्रियों के बंगलों पर। आमतौर पर मंत्रियों के बंगलों पर बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई देती है। कोई समस्या लेकर पहुंचता है और कार्यकर्ता तो वहीं जमे रहते हैं, लेकिन इन दिनों सभी मंत्रियों के बंगले सूने दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते सिविल लाइंस के गलियारे सूने दिखाई दिए, सन्नाटा दिखाई दिया और सभी मंत्रियों के साथ एक जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। कोई मंत्री पॉजिटिव है तो किसी के परिजन पॉजिटिव है और किसी का स्टाफ पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते सभी के घर के बाहर कोरोना से बचाव के पोस्टर लगे हैं, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आता है। कोटा में नहीं थम रहा लापरवाही का सिलसिला। एमबीएस अस्पताल में कोरोना मरीज को लेकर घोर लापरवाही बरती गई। इमरजेंसी वार्ड में 4 दिन से महिला कोरोना मरीज भर्ती है। महिला के भर्ती पर्चे पर साफ लिखा है कोरोना रोगी। इसके बावजूद भी जनरल मरीजों के बीच उस महिला मरीज को भर्ती किया हुआ है। दूसरे मरीजों में संक्रमण फैलने का पूरे समय खतरा बना रहता है, लेकिन यह घोर लापरवाही कोटा में नजर आ रही है,
जिस तरह से लगातार हम दावे करते हैं अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन लापरवाही के चलते ये दावे फेल हो जाते हैं और कोटा में लापरवाही का सिलसिला नहीं थम रहा। एमबीएस अस्पताल में कोरोना मरीज को लेकर घोर लापरवाही बरती गई। इमरजेंसी वार्ड में पिछले 4 दिन से एक कोरोना पॉजिटिव महिला भर्ती है और महिला के भर्ती पर्चे पर साफ लिखा है कोरोना रोगी। इसके बावजूद भी जनरल मरीजों के बीच इस महिला को भर्ती कर रखा है। दूसरे मरीजों में संक्रमण का खतरा हर समय बना रहता है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में अचानक मची अफरा तफरी। सिलेंडर नहीं पहुंचने से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी आई। हालांकि सामान्य और कम गंभीर मरीजों की ऑक्सीजन लगाई गंभीर मरीजों को हालात को संभालने का प्रयास किया गया। आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी भी मौजूद की गई। एमबीएस अस्पताल के लिए रवाना की गई आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी, यानी कि एमबीएस अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऑक्सीजन की कमी आन पड़ी और ऐसे में फैसला लिया गया कि जो कम बीमार है, जो कम गंभीर है, उन मरीजों का ऑक्सीजन गंभीर मरीजों को चढ़ा दिया जाए। हालांकि सामान्य और कम गंभीर मरीजों की ऑक्सीजन लगाई गंभीर मरीजों को हालातों को संभालने का काफी प्रयास किया गया। आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी को एमबीएस के लिए रवाना भी किया गया। एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते आनन फानन का माहौल हो गया। तो कोटा के एमबीएस अस्पताल में अफरा तफरी मची। सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचने से ऑक्सीजन की कमी आन पड़ी। हालांकि सामान्य और कम गंभीर मरीजों की ऑक्सीजन गंभीर मरीजों को दी गई। हालात को संभालने का प्रयास किया गया और साथ ही आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी को एमबीएस के लिए रवाना भी किया गया। लेकिन कोरोना के इस कहर के बीच हर तरफ से यही खबर आ रही है कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है और ऐसे में ये खबर कोटा से, जहां एमबीएस अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक से गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी आन पड़ी। हालांकि हालातों को संभालने की कोशिश की गई और सामान्य मरीजों की ऑक्सीजन गंभीर मरीजों को चढ़ाई गई और आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी को एमबीएस के लिए रवाना भी किया गया। तो ऑक्सीजन की भारी कमी प्रत्येक अस्पताल में देखने को मिल रही है और ऐसा एक नजारा कोटा की एमबीएस अस्पताल में देखने को मिला। और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। यह अस्पताल का पीएमओ और उस जिले का सीएमएचओ, ये सब मिलके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रेमडेसिविर इंजेक्शंस की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। जितनी आवश्यकता हो, हर जिले में एक कमेटी बनी है, वहां से आप ले सकते हैं। इंजेक्शंस की कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन हर व्यक्ति रेमडेसिविर को ये मानता है कि इसके मिलने से ही मैं ठीक हो जाऊंगा, जबकि डॉक्टर्स की ओपिनियन का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि रेमडेसिविर किस परिस्थिति में कब लगाई जा सकती है, कब लाभदायक हो सकती है। उसके बावजूद कोई कमी नहीं है। वैक्सीनेशन हमने शानदार किया है, पूरे राजस्थान में बढ़िया स्टोरेज कैपेसिटी है। अब भारत सरकार जितने वैक्सीन हमको उपलब्ध कराएगी, हमारी पूरी तैयारी है। एक दिन में पिछली बार भी हम 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया था हमने। फिर हमारे पास वैक्सीन कम पड़ गए, फिर भारत सरकार से मांग की हमने, फिर उन्होंने वैक्सीन दिए। तो ये निरंतर चलता जा रहा है। जितना वैक्सीन हमको मिलेगा उतना हम वैक्सीनेट लोगों को कर देंगे। रहा सवाल 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीन देने की बात है, जो 1 मई से प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो ये वैक्सीन प्रोवाइड करती है, वहाँ हमारे अधिकारियों ने बात की है। तो उन लोगों ने कहा है कि उनके पास केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है पहले के कैटेगरीज वालों को वैक्सीनेट करने के लिए, उस ऑर्डर को पूरा करने में ही उनको 15 मई लग जाएगा। तो ये सारा निर्भर करता है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे, और अवेलेबिलिटी का काम भारत सरकार के हाथों में है। कितनी वैक्सीन देश में उत्पादन हो रही है, कितनी डोजेज हमको मिलेगी, जितनी मिलेगी हम हर कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए तैयार हैं। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना की स्थिति पर किस तरह से राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उस पर स्थिति को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने ये भी किया कि जो भी वैक्सीन हमें मिल रही है हम उसे जल्द से जल्द आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा हमने फिर भी पता किया कि 1 मई से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी
तो राज्य में वैक्सीनेट करने का दौर शुरू करना है हमको। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने जो पहले के हमको ऑर्डर्स दे रखे हैं 15 मई तक तो हम उन ऑर्डर्स को ही पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको वैक्सीन कहाँ से दें। तो अब हमारे सामने सवाल ये उठ रहा है, 1 मई से जो 18 साल से 45 साल के 3 करोड़ 13 लाख लोग हैं हमारे, उनको कैसे वैक्सीनेट करें। अब दूसरी बात आती है ऑक्सीजन की। अब आप बताइए, ऑक्सीजन के एलोकेशन में भारत सरकार ने जिस तरह की नीति अपनाई है, हमारा उसके प्रति ऑब्जेक्शन भी है, शिकायत भी है। हमारे एक्टिव केस मैंने बताया आपको 1,27,000 एक्टिव केस, और हमें ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है 140 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। गुजरात में 1 लाख एक्टिव केस है और उनको 927 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है। सारे राज्यों में मध्य प्रदेश को एक्टिव केस है 89,000, लिक्विड ऑक्सीजन 583 MT। ये जो स्थितियां बनी है, जहां जहां आज हमारी सबसे बुरी स्थिति हो रही है, बेड हम 1 लाख कर लेंगे डेवलप, 2 लाख कर लेंगे, 3 लाख कर लेंगे। अभी हमने एक सेंटर 5,000 बेड का डेवलप किया है, लेकिन ऑक्सीजन कहां से लाएंगे। ऑक्सीजन की हमारी खपत 250 MT की तो अभी है, और 30 अप्रैल आते आते हमारी ऑक्सीजन की खपत 350 MT के करीब हो जाएगी रिक्वायरमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो टैंकर भी 23 हैं, जिनकी कैपेसिटी भी किसी की 4 MT है, किसी की 5 MT है। हमें 6 टैंकर आज की तारीख में 30 MT की कैपेसिटी वाले चाहिए, ताकि हम टाइमली जो 140 MT ऑक्सीजन भारत सरकार ने अलॉट करने का निश्चय किया है, 100 MT तो हमारी आयोनेक्स है भिवाड़ी के अंदर उससे, और 40 MT जामनगर से, ये ऑक्सीजन भी हम अपने राज्य में लेके आ जाएं तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जरूरत है। अभी एक हल्ला मच गया है कि बिना रेमडेसिविर के कोई बचेगा नहीं। अब आप बताइए कि हमने 1,75,000 रेमडेसिविर की बुकिंग की, रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया माइलन से, सिप्ला से, कैडिला से, हमें वो सप्लाई देने में उन्होंने मना कर दिया। फिर भारत सरकार ने अलॉटमेंट किया रेमडेसिविर इंजेक्शंस का, तो पहले तो हमको 1,27,000 एक्टिव केस के अगेंस्ट में 26,500 दिए। फिर जब कल हमारे अधिकारियों ने उनसे फिर बात की कि रेमडेसिविर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत डिमांड है, सरकारी अस्पताल में भी है, कल उन्होंने 67,000 किया। मिल नहीं रही है, बिल 5,000 के करीब आ रही है पर डे। अब ये अलॉटमेंट, इसमें भी गुजरात के मैंने कहा 1 लाख केसेस हैं, वहां रेमडेसिविर 1,63,000, और बाकी राज्यों में मध्य प्रदेश के अंदर भी रेमडेसिविर का अलॉटमेंट 95,000। ये जो डेस्परेटी, ये डिफरेंस है अलॉटमेंट में, मैं समझता हूं मेहरबानी करके महामारी के इस दौर में बचना चाहिए इससे। सब प्रदेश की जनता, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, देश के भारत सरकार के पैमाने पर इन राज्यों की हमारे को मांग ये है कि एक्टिव केसेस के मुकाबले गैस का अलॉटमेंट करो, एक्टिव केस को देख के रेमडेसिविर इंजेक्शंस का अलॉटमेंट करो। और उसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि भारत सरकार ही जानती है कि दोनों कंपनियां कितना इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है और कितनी वैक्सीन ये राज्यों को प्रोवाइड कर देगी, ताकि उसी हिसाब से राज्य अपनी स्ट्रेटेजी बना ले। ये इश्यूज हमारे सामने हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। धन्यवाद। तो चिकित्सा मंत्री ने साफ कहा है कि राजस्थान में ऑक्सीजन की भारी कमी है, खपत ज्यादा है, लेकिन जो ऑक्सीजन मिल रही है वो बेहद कम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन आंकड़ों के हिसाब से देना चाहिए, कि जो एक्टिव केसों की संख्या है उसके हिसाब से राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यहाँ उन्होंने आंकड़ों के साथ ये भी बताया कि गुजरात और एमपी को वैक्सीन ज्यादा मिल रही है बजाय राजस्थान के। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज ब्लास्ट में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।